नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास, और मैं यश के पाठक आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करेंगे शरदकालीन गन्ने की बुआई के विषय में। बसंतकालीन गन्ने की बुआई की तुलना में किसानों के लिए लाभदायक है। शरदकालीन गन्ने में हम किस प्रकार से सस्य तकनीकी अपनावें जिससे पैदावार हमारी अधिक हो, और साथ ही साथ शरदकालीन गन्ने में किस प्रकार से हम शरदकालीन गन्ने के साथ अंतः फसल लेकर के अपनी लागत को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इन सभी विषयों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत अहम है आज का ये विषय, क्योंकि शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय आ गया है। जो हमारा समय है लगभग 15 सितंबर से लेकर के और 30 अक्टूबर तक हम शरदकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसी बीच जो उपयुक्त तापक्रम होता है वो उपलब्ध होता है। हम बात करेंगे पूरी विस्तार से खेत की तैयारी से लेकर के बुआई की विधि के बारे में, तमाम विषयों पर। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपी यादव जी, जो कि यहाँ पे वैज्ञानिक अधिकारी हैं एग्रोनॉमी डिवीज़न में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो खेत की तैयारी है, क्योंकि किसान भाई खेत की तैयारी को बहुत ही सामान्य रूप में लेते हैं, और गन्ना एक ऐसी फसल है कि जिसको हम एक बार बुआई करके कम से कम 2 बार या 3 बार, जैसी किसान की क्षमता होती है, 2 या 3 बार कटाई करते हैं। तो चाहे इस तरह की बहुत ही कम फसलें हैं, अगर हम साग वाली सब्जियों की बात छोड़ दें, पालक और मेथी और धनिया, इस तरह की फसलों को, तो जो नगदी फसलें हैं या जो हमारी खाद्य, ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम खेत की तैयारी किस तरीके से करें। क्यों खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बावक के बाद पेड़ी की फसलें ली जाए। बहुत सी ऐसी फसलें जिनमें 2-2 पेड़ी बड़े आराम से हम ले सकते हैं। तो किसान भाइयों को शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए? आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत, नमस्कार। देखिए, जैसा कि आज हम लोग को चर्चा करनी है कि शरदकालीन की बुआई कैसे करें, तो सबसे पहले ज़रूरी है, चूँकि तापक्रम शरदकालीन बुआई के लिए आ चुका है और इसका समय जैसा कि 15 सितंबर से अक्टूबर तक होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई जो खेत परती है या हरी खाद की फसलें लिए हैं उसको तुरंत जुताई करके खेत को तैयार कर लें। खेत तैयारी में सबसे ज़रूरी है कि जैसे कार्बनिक की मात्रा बढ़ाने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट या सड़ी प्रेस मड, इसका उपयोग करके खेत में जो है पलेवा करके खेत में मिला दें जुताई करके। तो और इन कार्बनिक खादों को बुआई के समय भी प्रयोग कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी बहुत ही अहम है। गहरी जुताई करके जो है खेत को तैयार कर लें। समय बिल्कुल आ चुका है शरदकालीन बुआई का, इसलिए शीघ्र जो है खेत की तैयारी शुरू कर दें। जी डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही अहम है, और किसान भाइयों खेत की तैयारी के लिए जो पहली जुताई डॉक्टर साहब मिट्टी पलट हल से अवश्य करें। जी, गहरी जुताई बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी पलट हल से करने के बाद अपनी मिट्टी की किस्म के अनुसार, चाहे वो हैरो से कर लें या कल्टीवेटर से कर लें। बरसात का समय है, घास पात भी होंगे जी। अगर हरी खाद लिए हैं तो गहरी जुताई करने से दोनों काम हो जाएगा। हमारी हरी खाद की फटाई भी हो जाएगी। खरपतवार ज़्यादा हैं तो वो जो है कट करके जुताई हो करके वो सड़ के कार्बनिक खाद का भी काम करेंगे, और हमारे खेत में भी वीड का इन्फेस्टेशन भी बाद में कम होगा। तो गहरी जुताई का बहुत अहम रोल है। गहरी जुताई का कई कारणों से जो पहली जुताई हम करते हैं मिट्टी पलट हल से, उसका मकसद ये होता है कि जो हमारी ट्रेंच विधि होती है, ट्रेंच विधि में जो हम बुआई करते हैं लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी बुआई करते हैं। यदि हम शुरू से लेकर के नहीं चलेंगे, खेत की तैयारी के समय से ही अगर लेके नहीं चलेंगे, तो हम उस विधि से बुआई करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ साथ चूँकि गन्ना जो है वो लंबाई में बढ़ने वाली फसल होती है, तो जब तक उसकी जड़ें गहराई तक जाएंगी नहीं, खेत तैयार अच्छा होगा नहीं, तो फिर हम उस तरीके से गन्ने को गिरने से भी बचाने बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो हमारी नई प्रजातियां विकसित हुई हैं जी, ये बहुत ही हाइट की और हाई टनेज हैं, तो निश्चित रूप से अगर गहरी जुताई नहीं होगी तो हमारे जो स्टबल्स है, रूट का डेवलपमेंट है, वो अच्छा नहीं होगा, और अच्छा नहीं होगा और ऊपर बुआई होगी तो ये गन्ना गिरने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो शरद काल की बुआई में जैसा कि खेत की तैयारी की बात हुई,
इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है बीज का चयन। जी हम गन्ने की बुआई के लिए चाहे बसंत काल हो शरद काल हो, हमें जो कुछ चीज़ें वो पहले से व्यवस्था करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कम से कम समय में और ठीक से बुआई करने से ही जमाव अच्छा होता है। तो हम उर्वरक खाद की भी व्यवस्था कर लें, कार्बनिक खाद की व्यवस्था कर लें, साथ ही इसमें जो बीज, गन्ने का बीज बहुत ही मायने रखता है। जी उपयुक्त प्रजाति का, जो क्षेत्र के लिए अनुकूल प्रजाति है, शीघ्र हो या मध्य देर हो, या वाटर लैगिंग के क्षेत्र है तो वाटर लैगिंग की प्रजाति की व्यवस्था करके, और ये ध्यान रखें कि बीज जो है वो 8 से 10 महीने का ही हो और नीचे बहुत ही रूट डेवलप न हुई हो, आँखें हमारी ठीक हों, स्वस्थ हो, कीट रोग से मुक्त हों, ऐसे बीज का चयन करें। बीज का चयन के बाद उसको सिंगल बड से या 2 आँख के टुकड़े बुआई में प्रयोग करें। और यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जो गन्ने का बीज है उसको उपचारित करके ही बोएं। बावस्टीन से 112 ग्राम दवा ले लें, 112 लीटर पानी में मिला करके टुकड़ों को 10 मिनट उसमें पानी में डाल के छोड़ दें, फिर निकाल करके बुआई करें। तो बीज का उपचार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीज उपचार कर लेने से जो बीज जनित गन्ने की बीमारियां आती हैं, चाहे फफूंद जनित हों, ये हमारी वहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। उपचार करने के बाद फिर हम खेत की तैयारी कर चुके हैं, 1 आँख के टुकड़े या 2 आँख के टुकड़े। अगर हमारे पास बीज की मात्रा कम हो तो हम 1 आँख के टुकड़ों से ही ज़्यादा बीज बढ़ा सकते हैं, और अगर बीज पर्याप्त में है तो उपयुक्त वैरायटी का प्रजाति का बीज 2 आँख के टुकड़े बुआई कर सकते हैं। अब बुआई हम कैसे करें, बुआई की विधियां भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि आजकल गन्ना एक ऐसी फसल है, इसके लिए स्पेस भी चाहिए, और इसकी बुआई की बहुत सी विधियां हैं। जो ट्रेंच विधि है, आधुनिक ट्रेंच विधि, ये भी काफ़ी जो है अच्छी विधि है। इसकी जगह चूँकि थोड़ा सा ट्रैक्टर के अभाव में, जो ज़्यादा कैपेसिटी का ट्रैक्टर न मिलने से, ट्रेंच या गहरी जुताई न होने से ट्रेंच नहीं खुल पाता अच्छा, तो ऐसी दशा में ऑटोमेटिक केन प्लांटर से भी हम उतनी दूरी पे ही हम बुआई कर सकते हैं। केन प्लांटर से बुआई करने से जैसा कि उसमें 2 लाइनों के बीच में 134 सेंटीमीटर जगह आती है और 2 कूड़ के बीच में 34 सेंटीमीटर। ये पहले जो विधि इजात है 2 फीट 4 फीट, उसी विधि का एक मेकनाइजेशन के लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है 134 और 67। इससे ये केन प्लांटर से सही चल जाता है, और हम जब बुआई करते हैं तो 2 पेयर्ड रो के बीच में लगभग 4 फीट दूरी हमारी जो है निकल आती है। और 2 फीट 4 फीट से जो किसान भाई हमारे रेजर से अगर कूड़ खोलते हैं तो पूरी कूड़ खोलने के बाद 2 कूड़ को बोएं और 1 कूड़ को छोड़ दें। इससे भी डिस्टेंस 2 फीट 4 फीट मेंटेन हो जाती है। इस तरह से अल्टरनेट करके 2 नाली बोएं, 1 नाली छोड़ दें, फिर 2 नाली बोएं, 1 नाली छोड़ दें। यहाँ पर 2 पेयर्ड रो के बीच में 4 फीट स्पेस बचता है, उसमें ये ज़रूरी है। और ख़ास करके शरतकालीन गन्ने के साथ, शरतकालीन गन्ना ये हर महीने में हमें फ़ायदेमंद होता है। किसान भाई इसको कम से कम अपने टोटल रकबे का 25 से 30% तो अवश्य बुआई करें। उसमें फ़ायदा यह है कि इस समय बुआई करने से रोग, कीड़े, बीमारियां भी गन्ने में कम आती हैं। साथ ही गन्ने को पर्याप्त समय मिलता है और हमारे गन्ने का वज़न और चीनी पड़ता भी बढ़ जाता है। साथ ही पानी की मात्रा भी जब एक तरह से फरवरी मार्च तक हमारा गन्ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें एक सिंचाई की भी बचत हो जाती है और लगभग 1-2 गुड़ाई की भी बचत हो जाती है। तो ये कई फ़ायदे हैं शरतकालीन कई मायनों में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरतकालीन गन्ना है वो बसंतकालीन गन्ने की तुलना में कई मायनों में फायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि शरतकालीन गन्ने से हमें जो चीनी मिल है उसको हमें अर्ली गन्ना भी मिल जाता है। वो तो दूसरा पक्ष हो गया, चीनी मिल की रिकवरी के पर्पज से वो दूसरा पक्ष हो गया। अगर हम किसान के हित की बात करें तो जब तक हमारा बसंतकालीन गन्ना जम करके तैयार होता है तब तक इसमें लगभग ब्यात कंप्लीट हो चुकी होती है, ब्यात टिलरिंग काफ़ी हो चुकी है, टिलरिंग काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। तो ये फायदा हमको उपज में जाकर के फिर उपज में जाकर के मिलता है। कीड़े बीमारियां कम लगती हैं। और दूसरी चीज़ कि जितने गन्ने के कीड़े लगते हैं या जितनी गन्ने की बीमारियां लगती हैं, वो कीड़ों की अगर बात करें तो मई जून से ही, अप्रैल मई से ही शुरू होते हैं। ज़्यादातर मार्च अप्रैल के बाद, और मार्च अप्रैल तक आपका गन्ना शरद काल वाला ऐसी स्थिति में आ जाता है कि कीड़ों का प्रकोप अपेक्षाकृत बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही जो कल्ले अप्रैल
और मई के महीने में बनते हैं। हाई टेम्परेचर से थोड़ा भी पानी नमी का कमी होती है तो वो काफ़ी सूख जाते हैं। इसलिए शरदकालीन गन्ना बोने से जो हमारी मृत्यु दर है कल्लों की वो भी कम हो जाती है, वो बहुत कम परिणामतः जो हमारे मिल योग्य गन्ने हैं वो ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए इसकी उपज भी बढ़ जाती है। और क्योंकि लंबे समय तक गन्ना रहता है तो हमारा चीनी परता भी उसमें भी वृद्धि होती है, करीब 0.1-0.2 यूनिट बढ़ जाती है शरदकालीन गन्ने की तुलना में। और उपज 25 से 30% उपज में भी वृद्धि पाई गई है। और इस समय बीज की अगर हम बात करें तो बीज की भी उपलब्धता अपेक्षाकृत काफ़ी रहती है कि उनके पास चॉइस रहती है किसान भाइयों के लिए। उसकी शरद काल में बीज की उपलब्धता का अपेक्षाकृत आसानी से हो जाती है, जिसकी बुआई वो कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गन्ने की बुआई की विधियों के बारे में, कि जैसा अभी पेड़ रो की बात आप कर रहे थे 2.25-4.5 फीट पे, और ट्रेंच विधि की आपने बात किया। निश्चित रूप से आज समय की मांग है डॉक्टर साहब की, क्योंकि हम बुआई की विधियों में परिवर्तन करें। आज भी अगर हम बताएं, हम लोग कई बार अपने फील्ड विजिट के दौरान हम लोग देखते हैं कि गांव में अभी भी कूड़ खोल करके और पूरा खड़ा गन्ना नालियों में डाल दिया जाता है और फिर गड़ासे से काटा जाता है। अगर हम वास्तव में गन्ने की खेती करना चाहते हैं या कोई भी खेती करना चाहते हैं तो हमें उन वैज्ञानिक विधियों को अपनाना पड़ेगा जिससे हम अधिक पैदावार ले सकें और लागत कम कर सकें। उन्नत, अगर जहाँ तक एक उन्नत गन्ने की खेती की बात है, सबसे पहले ज़रूरी है गन्ने को गहराई में जाना जी, और गहराई मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए ये जो ट्रेंच विधि है या ट्रेंच प्लांटर से बुआई है, ये इससे हमें पर्याप्त गहराई मिल जाती है। हालांकि शरदकालीन बुआई में गहराई मेंटेन करना चाहिए, परंतु गहराई इतनी ज़्यादा ना हो कि हमारे जो आंखें जो है सड़ने, नहीं बहुत नमी, उसके ऊपर मिट्टी बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर हम गहराई में बो रहे हैं तो मिट्टी हमारी ऊपर बहुत ही कम, 2-3 सेंटीमीटर केवल मिट्टी होनी चाहिए, तभी हम जमाव बेहतर ले पाएंगे। बसंत काल की अपेक्षा जो फरवरी मार्च में की बुआई करते हैं उसकी अपेक्षा थोड़ी गहराई कम ही रखना चाहिए शरद काल में। तो ट्रेंच की बात करें तो ट्रेंच के मायने में बारे में डॉक्टर साहब ने बताया भी आप लोगों को कि ट्रेंच विधि का जो जमाव होता है वो अपेक्षाकृत जो परंपरागत विधि है उसमें 60 से 70% होता है, जहाँ पे परंपरागत विधि से हम 40 से 45% ही जमाव ले पाते हैं। तो एक तो जमाव और सारा खेल मैं बताऊंगा कि बताना चाहूंगा कि जमाव का ही है। अगर आपने जमाव बेहतर कर लिया तो सिंगल बर्ड से कर रहे हैं तो जमाव 80 से 90% मिल जाता है, 80-90% जमाव मिल जाता है। और वैसे 2 आंख के जब गन्ने हम होते हैं तो कम से कम 70% 75% तक जमाव ट्रेंच विधि में मिल जाता है। हाँ, और दूसरी चीज़ की चूँकि हम गन्ना बोने के बाद उस पर मिट्टी कम डालते हैं, इसलिए जो कल्ले बनते जाते हैं वो दबते नहीं हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरी होता है कि हर सिंचाई के बाद साइड से मिट्टी गिराना, तो इसलिए जो कल्ले निकलते हैं वो उनकी वृद्धि होती जाती है, वो सप्रेस नहीं होती मिट्टी से। साथ ही इसमें जो खरपतवार होते हैं, हम साइड से मिट्टी गिराते हैं तो हमारा खरपतवार भी कम होते जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि जून जुलाई में मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक हमारी ट्रेंच भर जाती है। पहले जो नाली बनी रहती है और नाली की जगह पे, नाली की जगह जो है वो मिट्टी आ जाती है और मिट्टी की जगह पे नाली बन जाती है। इसलिए हमें जो बरसात में है एक तरह से वो ड्रेनेज का कम होने लगता है, हमारी जड़ों के पास पानी नहीं भरता है। जो कल्ले बने हैं वो कल्ले मोस्टली जो है मिलियो कल्ले बन जाते हैं, मोटिलिटी बहुत कम होती है। यही इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेंच विधि में जितने कल्ले निकलते हैं, जितनी ब्यात होती है उसमें अधिकतम ब्यात कल्ले गन्नों में परिवर्तित कम होती है, गन्नों में बहुत परिवर्तित मिलियो गन्ने में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस विधि से ट्रेंच विधि की बात करें तो बहुत ही कई मायनों में लाभकारी है। आप ट्रेंच विधि में एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कन्फ्यूजन किसान भाइयों का दूर करना चाहूँगा। हमारे बहुत से किसान भाई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो पाटा लगा देते हैं। कई जगहों पे ये देखने को मिलता है कि वो पाटा लगा देते हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर ट्रेंच का मतलब है कि आप बुआई करके सिर्फ इतनी मिट्टी डालें कि उसमें जब पानी डालें तो वो सेट एक दूसरे जगह डिस्टर्ब 3-4 सेंटीमीटर बहुत अधिक से अधिक गन्ना ढक जाए और बाद में उसमें मिट्टी डालते जाइए जमाव के पश्चात। फिर बाद में जब जमाव हो जाता है, लगभग 1 महीने में जमाव इस समय हो जाता है, तो उसके बाद मिट्टी डालते जाइए। जब ब्यात कंप्लीट हो जाए तब कंप्लीट मिट्टी उसमें। यदि किसी खेत में जैसे बहुत खरपतवार होते हैं और ट्रेंच में खरपतवार की ज़्यादा समस्या हो जाती है बार बार पानी देने से, तो अगर ऐसी समस्या है खेत में आपके वीड बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप जो है ये जो मेट्रीब्यूजिन है और 2,4-D दोनों टैंक मिक्स करके आप 2 छिड़काव 15 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। मेट्रीब्यूजिन लगभग 1.5 kg पर हेक्टेयर और 2,4-D जो है ये 1 kg पर हेक्टेयर। ये 60 दिन के बुआई के 3-4 दिन के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे खरपतवार काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं।
फिर गुड़ाई करते रहिए, मिट्टी देते रहिए, ऑटोमेटिक खरपतवार कंट्रोल। ये खरपतवार की एक समस्या रहती है कि खरपतवार चूंकि हम ट्रेंच में बोते हैं, बार बार पानी देते हैं तो समस्या रहती है। समस्या को भी और थोड़ी सी कई बार नालियों में गुड़ाई करना भी बहुत आसान नहीं होता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि मेट्रीब्यूजिन 70% की 500 ग्राम और 2,4-D 58% की, वो करीब 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। डॉक्टर साहब ने एकड़ बताया, मैं हेक्टेयर बता रहा हूँ। 2.5 लीटर 58% वाली 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके आप अगर स्प्रे कर देते हैं तो खरपतवार चाहे चौड़ी पत्ती वाले हों चाहे सकरी पत्ती हो, दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण इससे हो जाता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में गन्ने में जो लाल सड़न की बीमारी आ रही है, उसके बचाव के लिए भी हमें शुरू से ही चलना पड़ेगा। खेत की तैयारी के समय से ही, जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी के समय, अंतिम जुताई के समय, जब हम अंतिम जुताई कर रहे हो तो अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके आप 24 से 48 घंटे किसी छाया में रख दीजिए। और रखने के बाद 48 घंटे बाद जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं तो पूरे खेत में बिखेर दीजिए और उसके बाद पाटा लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे सॉइल में जो फंगस हैं, उनके फंगस को रोकने में, एक तरह से रेड राट का जो फंगस होता है उसके प्राथमिक संक्रमण को कम करने में भी ये ट्राइकोडर्मा काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुआ है। तो इस समय बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब ने बीज उपचार की बात बताई। बिना बीज उपचारित किए हुए किसी भी दशा में गन्ने की बुआई ना करें, चाहे किसी भी किस्म की बुआई आप कर रहे हैं, क्योंकि इस समय सॉइल में रेड राट के फंगस कई जगहों पे मौजूद हैं। तो बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। और बीज उपचार के साथ साथ मृदा का उपचार भी बहुत आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा अंतिम जुताई के समय इसलिए हम लोग ये कहते हैं, क्योंकि जब हम कूड़ों में गन्ने की बुआई करते हैं तो उस समय हम कीटनाशक डालते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं ये उसको उस समय अगर हम डालते हैं, कूड़ों में डालेंगे तो कहीं न कहीं ये इसके प्रभाव को कम करता है। तो अंतिम जुताई के समय आप ट्राइकोडर्मा डाल दें, बीज उपचार और मृदा उपचार ये दोनों हो जाएगा। डॉक्टर साहब, शरतकालीन गन्ने की बुआई का एक बहुत बड़ा फायदा है अंतः फसल के बारे में, इंटर क्रॉपिंग के बारे में, क्योंकि इस समय होता क्या है कि जब हम दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, तो ऐसे में फिर उस समय ये बहुत ही उपयोगी होता है कि अल्प अवधि की कोई फसल ले करके हम अपनी गन्ने की लागत को कम करें और साथ ही साथ कोई न कोई फसल तैयार करें। सर, इंटर क्रॉपिंग के लिए किसान भाई को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपने जो प्रश्न किया है। शरतकालीन गन्ने की बुआई का जो समय होता है, जैसे इसमें शरतकालीन बुआई का समय है, इस समय निश्चित रूप से रोग कीड़े बीमारियां बहुत कम आते हैं। तो इस समय जो अंतः फसल के रूप में जैसे सब्जी है, दलहन है, तिलहन है, ये ज़्यादातर फसलें हम गन्ने के साथ ले सकते हैं जी। और सब्जियों में जैसे आलू है, गोभी है, प्याज है, लहसुन है, ये सभी मसाले की भी कुछ ऐसी जो सब्जियां हैं ये ले सकते हैं। दलहन में मटर है, राजमा है, ये सब भी फसलें ले सकते हैं। कुल मिलाकर के ज़्यादातर फसलें हम शरद काल में ले सकते हैं। बसंत काल में तो भिंडी और मूंग ये सभी फसलें ले सकते हैं, लेकिन इस समय हम ज़्यादा फसलें ले सकते हैं। मार्केट के अनुसार अपने घरेलू आवश्यकता के लिए हम इन फसलों को अवश्य लें और ये ध्यान रखें कि जो हम अंतर फसल ले रहे हैं वो ज़्यादा अवधि की ना हो, ज़्यादा फैलने वाली ना हो और बहुत ऐसी फसल ना हो जो हमारी जो मुख्य फसल गन्ना उसको प्रभावित करे। कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसान भाई हमारे अंतर फसल की बुआई करते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं कि जब गन्ना जम जाए और पूरी लाइन क्लियर हो जाए तब हम अंतर फसल की बुआई करें। इसमें हमें ध्यान देना है कि एक एक दिन जो है अंतर फसल अगर हम ले रहे हैं तो एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप जैसे ही गन्ने की बुआई करें दूसरे दिन आप उसमें अंतर फसल की बुआई कर दें जी। इसलिए आपको अलग से सिंचाई नहीं, पलेवा नहीं करना पड़ा, उसी नमी में आप अंतर फसल की बुआई कर सकते हैं। दूसरा ध्यान ये दें कि आप देख लें कि हमें अंतर फसल जो हम ले रहे हैं उसका बीज कितना लगाना। होता क्या है कि 1 एकड़ में हमारे किसान भाई गन्ना ले रहे हैं तो 1 एकड़ के अनुसार वो अंतर फसल का बीज भी खरीदते हैं जी। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्पेस है जो उस स्पेस के हिसाब से लेना भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम जो खरीदें जो जगह है वो उस हिसाब से हमें नहीं तो अनावश्यक हमारा, क्योंकि अब जैसे लहसुन ले रहे हैं या प्याज ले रहे हैं या मसालों में जो है धनिया, लहसुन, ये सब चीज़ें जब ले रहे हैं तो इनका बीज बड़ा महंगा मिलता है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा बोएंगे, एक तो प्लांट पॉपुलेशन बढ़ेगी,
हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। अच्छी दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा होगा तो हमारा गन्ने के साथ भी क्रॉप कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो स्पेस है, जो जगह है, उसी के अनुसार ही हम बीज जो है उसमें प्रयोग करें। समय से अंतर फसल की भी बुआई कर दें। और जो उर्वरक की बात आती है, तो जो हमारा गन्ने में जो हमें उर्वरक प्रयोग करना है वो अलग होगा, और जो अंतर फसल के लिए वो अलग होगा। ऐसा नहीं कि जो हम गन्ने के लिए दे रहे हैं उसी से हमारे जो अंतर फसल का काम चल जाए। तो हमें अलग से जो संस्तुत मात्रा है अंतर फसल की वो प्रयोग करनी चाहिए, और गन्ने की जो संस्तुत पोषक तत्व वो देना ज़रूरी होता है। अब जैसे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि गन्ना बहुत ही लंबे समय तक खड़ी वाली रहने वाली फसल है, काफ़ी पोषक तत्व इस क्रॉप टेक के लिए ज़रूरी होता है। तो हम पोषक तत्व भी इसको पर्याप्त मात्रा में दें और सही समय पे दें। तो ये ज़रूरी है कि शरदकालीन गन्ने के साथ ये जानना कि हमें कितना जो मुख्य तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके लिए हमें कितना यूरिया देनी है, सिंगल सुपर फास्फेट या फास्फोरस की खाद। तो ये डोज भी बताना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो लगभग इस समय शरदकाल के लिए 200 किलोग्राम प्रति 200 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 से 80 किलोग्राम पोटास। लेकिन ज़रूरी है और पूरी कोशिश करके अपनी मिट्टी का मृदा परीक्षण करने के उपरांत ही प्रयोग करें। अगर नहीं किसी कारणवश प्रयोग कर पाए हैं तो सामान्य स्थिति में NPK के ये डोज प्रति हेक्टेयर अवश्य प्रयोग करें। साथ ही इसके ज़्यादातर मिट्टियों में मृदाओं में पाया जा रहा है कि उसमें जिंक की कमी है, सल्फ़र की कमी है। तो हमें 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो सल्फ़र तत्व है वो प्रयोग करना है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट प्रयोग करना है। इनको भी बुआई के समय ही बेसल रूप में अवश्य प्रयोग करें। नाइट्रोजन की मात्रा 1/3 दें। और ये शरद काल में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो नाइट्रोजन के लिए यूरिया प्रयोग कर रहे हैं हमारे किसान भाई, वो जो नाइट्रोजन का 1/3 भाग तो बेसल के रूप में हम देंगे, लेकिन 2/3 जो भाग हम टॉप ड्रेसिंग के लिए रखते हैं उसको शरद काल के गन्ने में 3 बार में प्रयोग करना चाहिए। जैसे बसंत काल में 2 बार में, पेड़ी में 1 बार में। ये टॉप ड्रेसिंग का उसका जो है अच्छा तरीका होता है और ज़्यादा अपटेक होता है। तो शरद काल में जो 2/3 नाइट्रोजन के लिए यूरिया की मात्रा है उसको 3 बार में प्रयोग करें। और ध्यान रखें कि जो भी नाइट्रोजन के लिए यूरिया प्रयोग कर रहे हैं उसकी टॉप ड्रेसिंग जून तक अवश्य कर लें। जून के बाद, मानसून के पहले, जून के बाद स्प्रेइंग कर लें, उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड मिला करके कर लें, लेकिन टॉप ड्रेसिंग जून के बाद ना करें। जैसे मानसून आ जाता है उसके बाद अगर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसका जो नाइट्रोजन का जो यूज एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए जून तक प्रयोग कर लेना चाहिए। जून तक एक तरह से गन्ने में लगभग मिट्टी चढ़ाना या मोस्टली ऑपरेशन खत्म हो जाता है, सब क्रियाएँ कर लेनी चाहिए। इसके बाद जून के बाद तो आपके गन्ने की बधाई आ जाती है। 1-2 स्प्रेइंग कर सकते हैं। अगर कोई इंसेक्ट इस तरह से दिखाई या पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो यूरिया और इंसेक्टिसाइड या किसी फंगीसाइड का घोल बना कर के प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से हम उर्वरकों का प्रयोग करें और अंतर फसल में हम किन किन बातों का ध्यान रखें। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतर फसल की बुआई जब हम ऐसी फसलों का चयन करें कि जिनकी कटाई मतलब 100 से 120 दिन 130 दिन में पक करके तैयार होने वाली है, 4 महीने क्योंकि हमारी मुख्य फसल गन्ना है। कहीं गन्ने को ऐसी बिल्कुल प्रभाव ना पड़े, ऐसी अल्प अवधि की फसलों का चुनाव करना चाहिए। और खासकर किस्मों में जो अंतर फसल है उनकी ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए कि वो लंबाई में बढ़ने वाली, फैलने वाली ना हो। गन्ने में 4-5वें महीने बाद इतनी इसकी वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है कि हमारी जो अंतर फसल है अगर लंबे समय की है तो प्रभावित तो हमें उपयुक्त जो है अनुकूलतम उपज नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसलिए अधिक से अधिक 4 महीने तक की फसल हो तो हम गन्ने के बीच में शरद काल में ले सकते हैं। उर्वरकों की बात डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से उर्वरकों का हम लोग प्रयोग करें। जो इसकी रिकमेंडेड डोज है 200 किलोग्राम नाइट्रोजन को 1/3 ही प्रयोग करें, बाकी जो 2/3 है उनको हम 3 बार में प्रयोग करें। 3 बार में यूरिया 3 बार में उसकी टॉप ड्रेसिंग करें। अंतर फसलों की बुआई आप अगर तुरंत कर देते हैं तो क्योंकि खेत में जब आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो नमी रहती है, समय भी और नहीं तो फिर आपको पहली सिंचाई की बात करना पड़ेगा। पहली सिंचाई जब आप करेंगे 1 महीने ऑटोमेटिक हमारा टाइम आगे बढ़ जाता है। तो ये बुआई की विधियों पे बात हो गई, फर्टिलाइजर की बात हो गई, खरपतवार की बात हो गई और बीज चयन की भी बात हुई। डॉक्टर साहब ने बताया कि बीज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जिस खेत में
लाल सड़न रोग का प्रकोप हुआ है उस खेत में आपको कम से कम 1 साल तक गन्ने की बुआई नहीं करनी है, क्योंकि इसके जो लाल सड़न रोग के जो फंगस होते हैं वो अगर गन्ने के अवशेष के साथ में हैं तो ये सालों तक जीवित रहते हैं। तो आपको फसल चक्र अपनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई जगहों पे लाल सड़न रोग का प्रकोप हुआ है। इसलिए आप फसल चक्र अपनाइए। जो जहाँ पे लाल सड़न रोग का प्रकोप जिन जिन खेतों में इस समय हो गया है, आप उस खेत की मेड़बंदी कर दें ताकि उसका पानी दूसरे खेतों में ना जाने पावे, ताकि हमारी स्वस्थ फसल ना प्रभावित हो। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो लाल सड़न रोग का जो द्वितीय संक्रमण होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, ये हवा के द्वारा होता है, वर्षा जल के द्वारा होता है, सिंचाई जल के द्वारा होता है, तो हमारी स्वस्थ फसल को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी किसान भाई के खेत में कहीं कहीं पे अगर लाल सड़न रोग का प्रकोप दिख रहा है तो पूरे क्लम्प को ही आप उखाड़ करके वहाँ से नष्ट कर दें, और जहाँ से आप उखाड़ें वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर 10 से 20 ग्राम आप डाल दें, और या थायोफेनेट मिथाइल की ड्रेंचिंग अगर उस गड्ढे में आप कर देते हैं तो इसके फंगस को रोकने में काफ़ी हद तक हम लोग कारगर हो सकते हैं। बुआई के लिए बीज आप जहाँ से भी लें, ऑथेंटिक जगह से लें। जिस किस्म की बुआई आप करना चाहते हैं उस किस्म की अच्छी तरीके से पहचान आप कर लें। किस्मों की पहचान के बारे में इसके पहले भी कई कार्यक्रम किए जा चुके हैं। कई किसान भाइयों के लिए क्वेरी भी आती है, लगातार बहुत से फ़ोन भी आ रहे हैं कि बीज कैसे मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा, शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा बीज दिए जाने का ये प्राविधान है, वो आदरणीय गन्ना आयुक्त महोदय के द्वारा आवंटित किया जाता है, और प्रदेश के सभी गन्ना उत्पादक जनपदों में बीज का आवंटन किया जाता है। किसान भाई ये कहते हैं कि नहीं साहब, सोसाइटी से मिल नहीं पाएगा, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष गन्ना शोध संस्थान में पर्याप्त मात्रा में बीज है, और काफ़ी मात्रा में गन्ना विकास परिषदों को बीज का आवंटन किया जा रहा है। अभी वो आवंटन की प्रतियां कुछ ही दिनों में आपके संबंधित गन्ना विकास परिषदों में पहुंच जाएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी गन्ना विकास परिषद में ज़रूर संपर्क करें, अपना आवेदन ज़रूर नोट करा दें, ताकि आपको जो नई गन्ने की किस्म है, कोसा 13235 है, या कोलक 14201 है, या अन्य किस्में जो 15023 हैं, इसके साथ साथ और भी जो गन्ने की किस्में हैं, को 0118 है, कोसा 08272 है, यूपी 05125 है, तमाम, और जो मध्य देर से पकने वाली किस्में हैं, कोसे 13452 है, कोसा 09232 है, इन सब का बीज आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नई किस्मों की बुआई आप करें, लेकिन नई किस्मों के लिए बहुत ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप ब्लैक मार्केटिंग के शिकार ना हो जाएं। किस्में गन्ना शोध परिषद द्वारा बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद जो गन्ने की किस्म 13235 जितना जल्दी आप तक पहुंची है, शायद ही कोई नई गन्ने की किस्म आप तक पहुंची हो। तो इस दिशा में संस्थान द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, गन्ना विकास विभाग द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। आसानी से मिल जाए, आप बोइए, जरूर आपको बीज मिलेगा गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम से आप सभी को जुड़ने के लिए। अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।